खास बात बताना चाहता हूं। आखिर किस तरह बैंक माफियाओं के साथ मिलकर के, जो प्रॉपर्टी माफिया होते हैं, उनके साथ मिलकर के आम जनता की प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं। किस तरह से एक जाल बुना जाता है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। गरीबों की, आम इंसानों की, साधारण लोगों की प्रॉपर्टी अमीरों तक पहुंच जाए, उसके लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया, एक तंत्र तैयार किया गया है। कैसे हो रहा है काम? व्यक्ति को लोन दिया जाता है जब प्रॉपर्टी पर, तो हमें पता है 70-80% उसकी वैल्यू का उसको लोन मिल जाता है, 70% तक लोन मिल जाता है। मानो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 70 लाख 75 लाख का लोन उसको मिल जाएगा। अब जब वो व्यक्ति लोन भर रहा होता है तो चीजें ठीक चलती हैं। जब वो लोन भरना बंद कर देता है किसी भी कारण से, बहुत सारे लोगों ने अभी बताया लॉकडाउन के बाद, कई लोगों ने बताया नोटबंदी के बाद उनका व्यापार बंद हुआ, उनकी नौकरी छूट गई। कई लोगों ने बताया जीएसटी लगने के बाद जिस कंपनी में काम करते थे वहां से निकाल दिया गया, कंपनी बंद हो गई। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन का रीजन दिया। उसके बाद जब उनका व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, कमाई का साधन नहीं रहा और वो किस्त नहीं भर पाते हैं, यहां से चक्र शुरू होता है। और अगर वो किस्त लगातार भरता रहे तो बैंक वाले टॉपअप का उसको ऑफर देते रहते हैं, हम अब आपको टॉपअप कर देते हैं, आपका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो कट जाएगा, बाकी आप एक्स्ट्रा ले लो। मानो 70 लाख में से उसने 30 लाख रुपए भर दिया, अब उसको बोलते हैं बाकी जो 40 लाख प्लस इंटरेस्ट था वो हम काट लेते हैं और आपको 1 करोड़ का लोन कर देते हैं। व्यक्ति को लगता है 10-15 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे, वो टॉपअप कराता रहता है और तब तक टॉपअप करते रहते हैं जब तक उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर ये अमाउंट ना पहुंच जाए, और कई केस में तो उससे ज्यादा भी पहुंचा दिया जाता है। अब क्या होता है, जब व्यक्ति डिफॉल्ट कर जाता है, किस्त नहीं भर पाता है, उस स्थिति में सरफेसी एक्ट लागू हो जाता है। अगर एनपीए काउंट कर देते हैं 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस होने के बाद, और जब सरफेसी एक्ट लागू हुआ, 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई, एनपीए हो गया, अब उससे आउटस्टैंडिंग मांगा जाता है सारा अमाउंट। मतलब उसकी 3 इंस्टॉलमेंट जो बाउंस है वो पैसा नहीं मांगा जा रहा है, जितना भी आपने लोन लिया, जितना भी आउटस्टैंडिंग है, सरचार्ज, पेनल्टीज, इंटरेस्ट सब मिला करके टोटल डिमांड नोटिस भेज दिया जाता है। और कई केस में तो आरसी कटवा ली जाती है। आरसी में सारा अमाउंट भरना है प्लस 10% टैक्स भी देना है सरकार को। तो जो आरसी कट जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। अब क्या हुआ, उस केस में उसकी प्रॉपर्टी चली गई है, प्रॉपर्टी का वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू उन्होंने लगाई वो तो उन्होंने सर्किट रेट के हिसाब से लगाई या वैल्यूअर से लगवाई। मार्केट में अभी 5 साल 6 साल में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल या 3 गुना हो चुकी है। अब व्यक्ति का लोन है 1 करोड़ रुपए का, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 4 करोड़ रुपए की मार्केट के हिसाब से। बैंक उसको वैल्यू लगवाएगा 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। वैल्यूअर से 1.5 करोड़ रुपए वैल्यू लगवाने के बाद भी उस प्रॉपर्टी को 70-80 लाख में बेच दिया जाता है। और जो 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग था उस पर इंटरेस्ट, सरचार्ज, पेनल्टीज लगा करके अमाउंट को 1.5 करोड़ बना दिया जाता है। व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी चली गई और उसके ऊपर 40-50 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग भी निकाल दिया। अब यहां तक तो चलो फिर भी लोगों को लगता है नॉर्मल है, मार्केट में जितने की बिकेगी उतने की तो बैंक बेचेगा। लेकिन जो माफियाओं के साथ मिलकर के क्या काम हो रहा है, वो अंदर की बात पता चली कि जो प्रॉपर्टी बेची जाती है, ऑक्शन की जाती है, चाहे वो ई ऑक्शन हो, चाहे वो ओपन ऑक्शन हो, ऑक्शन में प्रॉपर्टी लेने वाले कौन लोग हैं, जिस दिन ये जानकारी पता चलेगी उस दिन हैरानी होगी कि एक बैंक की एक ब्रांच ने जितनी भी प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया उनमें से 70-80% एक व्यक्ति या एक ग्रुप या एक कंपनी ने ही खरीदी है। और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कितनी प्रॉपर्टियों का बैंक ने एक साल में ऑक्शन किया, उनमें से कितनी किस किस व्यक्ति ने खरीदी, और खरीद लेने के बाद उसने कितने दिन बाद उस प्रॉपर्टी को रीसेल कर दिया और कितना मार्जिन से रीसेल किया। एक व्यक्ति ऐसी थे, उनकी प्रॉपर्टी लगभग 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, और वो जब 90 लाख रुपए में बैंक ने सेल कर दी तो उन्होंने कहा कि सर बैंक से सिर्फ मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि उसी इलाके में उसी स्पेसिफिकेशन के साथ बैंक मुझे ऐसी ही प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए में दिलवा दे, बल्कि 90 में दिलवा दे। अगर बैंक के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है और बैंक कहता है इतने में मिल सकती है तो बैंक दिलवा दे। बैंक दिलवा ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या हुआ, जब एक ही कंपनी या एक ही व्यक्ति या कुछ एक ग्रुप को या कुछ ग्रुप को ही प्रॉपर्टी ऑक्शन की जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं साठगांठ है, कहीं ना कहीं सेटिंग है। अभी वेस्ट बंगाल में तो पता चला, मैं गया था वहां पर, एक व्यक्ति ने बताया 4.5 करोड़ रुपए का लोन था, 15 करोड़ प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, और लगभग 4.5 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पेनल्टी सब लगा करके 6-6.5 करोड़ कर दिया गया। प्रॉपर्टी को 4-4.5 करोड़ में बेच दिया गया, घर भी बेच दिया गया उनका 50 लाख रुपए में, और अभी 2 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग और निकाल रखा है, और वो 2 करोड़ भी बढ़ करके 3-4 करोड़ हो गया। तो उन्होंने केस कर दिया, एसबीआई का केस था ये, उन्होंने केस कर दिया, बैंक मैनेजर भी सस्पेंड हो गया, कई और अधिकारी उसमें पकड़े गए, और अभी केस चल रहा है। क्यों? पता चला कि जिन जिन लोगों को प्रॉपर्टी दिलवाई गई उनको ऑक्शन में तो जो पैसा बताया गया उतना पैसे ले ली गई, लेकिन ब्लैक में 2 करोड़ रुपए बैंक मैनेजर ने लिए। बाकी जो लोग दिलवाने वाले लोग थे, कई सीएस भी उसमें इन्वॉल्व थे, 1-1 करोड़ रुपए उन लोगों को भी मिला। तो पूरा एक नेक्सस है। आम इंसानों की प्रॉपर्टी, साधारण लोगों की प्रॉपर्टी अमीरों तक कैसे पहुंचे, उसको तब तक लोन देते रहेंगे, लोन के अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे, किस्त को बढ़ाते रहेंगे, जब तक कि वो व्यक्ति डिफॉल्ट करने की स्थिति में ना आ जाए।
अभी एक केस आया व्यक्ति की लगभग 250 किस्तें हुआ करती थी, अभी उसकी किस्तें बढ़ा करके क्या कर दी, 500 के आसपास किस्तें कर दी, और उसकी उम्र लगभग 50-55 साल के आसपास, 60 साल के आसपास है। अब सोचिए 500 महीने, 500 किस्तें कर दी, 500 महीना, मतलब इतने साल तो जिएगा ही नहीं, तो ये पता है कि वो व्यक्ति किसी ना किसी दिन एक्सपायर कर जाएगा, और एक्सपायर कर जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। तो इस तरह से बैंक मिल करके ऐसे माफियाओं के साथ मिल करके प्रॉपर्टी के हड़पने का काम कर रहे हैं, माफियाओं के मिली भगत के साथ काम हो रहा है। सतर्क रहने की जरूरत है। और आप भी अगर किसी बैंक से आपका लोन चल रहा है, वहां पता करिए उस बैंक ने कितनी प्रॉपर्टी ऑक्शन की है पिछले 1 साल में, किस किस ने ऑक्शन लिया है, और ऑक्शन लेने वाले लोग कौन थे, और जब प्रॉपर्टी ले ली गई उसके कितने दिन बाद उसको रीसेल किया गया। अगर ये जानकारी कभी भी निकली तो इसमें बहुत बड़ा एक नेक्सस मिलेगा। माफिया, भू माफिया मिलेंगे, जो प्रॉपर्टी माफिया वो लोग मिलेंगे, और बैंक के कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि लोगों की, आम जनता की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये सिस्टम बनाया जा रहा है, ये सिस्टम काम कर रहा है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कोशिश करें हमारी 3 EMI बाउंस ना हो, एनपीए ना हो। और सरफेसी एक्ट में भी यह बदलाव होना चाहिए कि अगर व्यक्ति 3 इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो सारा आउटस्टैंडिंग दे देगा। 3 इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं पे कर पाया, क्योंकि उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो इसमें क्या इतना बदलाव नहीं हो सकता कि वो 3 इंस्टॉलमेंट कहीं से व्यवस्था करके भर दे और आगे वो अपना लोन रेगुलर कर ले। अच्छा, कई केस में कर देते हैं, सरफेसी एक्ट में कई बैंक वाले कर देते हैं। अगर मार्केट में प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है और लोन ज्यादा दे दिया है, मान लीजिए लोन दिया हुआ 1 करोड़ और मार्केट में प्रॉपर्टी की वैल्यू 90 लाख ही रह गई है, डाउन हो गई है कुछ भी रीजन से। अब बैंक क्या चाहता है, बैंक चाहता है इसका अकाउंट नॉर्मल हो जाए, तो वो उसका ऑफर दे देता है कि ठीक है आप 3 इंस्टॉलमेंट पे करो जो आपकी बाउंस हुई है कहीं से भी, और आपका अकाउंट रेगुलर कर देंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी वैल्यू अगर 2 करोड़ है और लोन 90 लाख का है, तो बैंक करता ही नहीं है, बैंक कहता नहीं आपको सारा देना पड़ेगा। जब बैंक को पता है इसकी 3 इंस्टॉलमेंट देने की स्थिति नहीं है आज, तो सारा आउटस्टैंडिंग कैसे दे देगा, और फिर उसमें पेनल्टी सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है। और अगर व्यक्ति जाकर के दूसरे बैंक से लोन लेना चाहे, प्रॉपर्टी को वो चाहे कि भाई मैं प्री क्लोजर कर दूं, तो प्री क्लोजर चार्जेस इतने ज्यादा है। अच्छा, प्री क्लोजर देते ही नहीं है उसको, उसको फोर क्लोजर के लिए अगर वो अप्लाई करे, फोर क्लोजर चार्जेस ज्यादा लगाएंगे, और फोर क्लोजर के लिए उसको देंगे ही नहीं, कोई ना कोई पेपर कुछ करके या कोई ना कोई चीज करके अटका के रखेंगे कि ग्राहक चला ना जाए, क्योंकि उसको बना करके रखना है तब तक जब तक कि इसकी प्रॉपर्टी हड़पने की स्थिति में हम लोग ना पहुंच जाए। तो ये मुझे लगा कि जानकारी आपको देनी चाहिए। इसमें और भी कई फैक्ट मुझे बताए गए थे, लेकिन वो फैक्ट मैं अभी चेक कर रहा हूं, इसलिए वो आपके सामने नहीं रख रहा हूं, जल्दी वो फैक्ट भी आपके सामने रखे जाएंगे।